एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और सीटेट 2023 के लिए हम एनसीईआरटी की पुस्तकों को कवर कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में थर्ड क्लास की पुस्तकें हम पूरी कर चुके हैं और आज से हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्लास की बुक्स को। तो फोर्थ क्लास की ईवीएस की जो बुक है उसका पहला चैप्टर है चलो चलें स्कूल। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट का नाम है चलो चलें स्कूल। आओ कुछ बच्चों से मिलें और देखें कि ये बच्चे कैसे स्कूल पहुंचते हैं। तो सबसे पहले जिस जगह के बारे में यहाँ पर बात की गई है वो है असम। तो असम के जो बच्चे हैं वो बांस से बने पुल पर चढ़कर स्कूल पहुंचते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है। कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है। फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार करके जाते हैं। यानी कि असम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बांस और रस्सी से बने पुल पे बच्चे चढ़कर उस पे एक दूसरे का हाथ पकड़कर हाथ में किताबें लेकर स्कूल जाते हैं। तो असम की बात हुई। उसके बाद बात की गई है यहाँ पर किस जगह की, लद्दाख की। तो लद्दाख के जो बच्चे हैं वो ट्रॉली से स्कूल जाते हैं। असम के बच्चे बांस से बने पुल पर स्कूल जाएंगे और लद्दाख के बच्चे ट्रॉली से। तो स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली ट्रॉली क्या है, लकड़ी से बना हुआ एक झूला है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ, ये देखिए लकड़ी से बना हुआ एक झूला की जैसा है, उसे यहाँ पर ट्रॉली कहा गया है। तो इसकी मदद से पुली की मदद से इस पर रस्सी सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। यानी कि लद्दाख में क्या है, गहरी और चौड़ी नदी है, उसको पार करके बच्चों को स्कूल जाना है। और लकड़ी की ट्रॉली बनी हुई होगी जिसमें बच्चे बैठकर स्कूल जाएंगे और एक बार में उसमें 4 या 5 बच्चे बैठ सकते हैं। आगे आगे देखिए और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगला है इसमें सीमेंट का पुल, कि अभी बांस का पुल था, फिर लकड़ी की ट्रॉली थी, अब है सीमेंट का पुल। तो यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। यानी कि यहाँ से देखिए चढ़ सकते हैं और फिर ये ऐसे पुल है पानी के ऊपर, यहाँ से उतर सकते हैं, या फिर यहाँ से चढ़कर यहाँ से उतरा जा सकता है। तो सीढ़ियाँ होती हैं और ये पुल किसका बना हुआ है, सीमेंट का ये पुल बना हुआ है। उसके बाद बच्चों के लिए क्वेश्चन है इस चैप्टर में। उसके बाद आता है केरल की बात। तो केरल में बच्चे किससे स्कूल जाएंगे, बच्चे जाएंगे वल्लम से। अब देखिए वल्लम क्या है। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम वल्लम क्या है, लकड़ी की बनी छोटी नाव। तो आपको अपने जो नोट्स हैं, आप जहाँ भी कहीं लिखते हैं, शॉर्ट्स नोट्स हों आपके या कुछ जो भी आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं, वहाँ पर आपको क्या लिखना है, वल्लम लिखेंगे और उसके सामने लिखेंगे लकड़ी की बनी छोटी नाव, और उसके ही सामने आप लिख देंगे केरल, जिससे आपको याद रहेगा। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि वल्लम कहाँ पाई जाती हैं, तो आप लिखेंगे कि केरल में। और या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि वल्लम क्या होती है, तो लकड़ी की बनी छोटी नाव को वल्लम कहते हैं। और इसमें क्या होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं इस पर बैठकर। ठीक है। आगे देखिए ऊंट गाड़ी। और ये जो ऊंट गाड़ी है ये कहाँ चलती है, ये राजस्थान में चलती है ऊंट गाड़ी। और यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछा गया है कि क्या तुम भी कभी ऊंट गाड़ी या तांगे पर बैठे हो, खुद चढ़े थे या किसी ने बिठाया था। इस तरीके के बच्चों के लिए क्वेश्चन हैं। अब देखिए यहाँ के बच्चे क्या कह रहे हैं कि हम रेगिस्तान में रहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो रेगिस्तान है वो कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। यानी कि राजस्थान में जो इलाका है वो रेतीला है, वहाँ पर रेगिस्तान पाया जाता है। तो हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है,
हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल तक पहुँचते हैं। अब आप लोगों को एक काम करना है, कमेंट में बताना है कि राजस्थान में जो घर होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, लकड़ी के, सीमेंट के, मिट्टी के, किस चीज़ के बने होते हैं। तो आपको इससे अपनी तैयारी को जांचने का भी अवसर मिलेगा कि कितनी तैयारी आपने कर ली है। अब बात आती है मैदानी इलाके की। तो ये मैदानी इलाके का एक गांव है, यानी कि गांव के बच्चे हैं ये देखिए, और ये स्कूल जा रहे हैं किस पर बैठकर, बैलगाड़ी पर बैठकर। तो बच्चे कह रहे हैं कि हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज़ धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं। यानी कि मैदानी इलाके के बच्चे जाएंगे बैलगाड़ी पर। ये देखिए 2 बैल हैं और पीछे एक लकड़ी की गाड़ी है जिसमें बच्चे बैठे हुए हैं और ये स्कूल जा रहे हैं। अब अध्यापक के लिए क्या है कि जानवरों को गाड़ी खींचते समय कैसा महसूस होता होगा, जानवरों के प्रति संवेदनशीलता पर बच्चों से चर्चा कक्षा में करनी है। आगे बच्चों के लिए प्रश्न है। अब अगला आता है साइकिल की सवारी। तो यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। यानी कि जहाँ विद्यालय घर से काफ़ी दूरी पर होते हैं वहाँ पर बच्चे साइकिल चलाकर स्कूल पहुँचते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियाँ स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। अगला है जंगल से जाते बच्चे, यानी कि जहाँ पर जंगल होते हैं वहाँ के बच्चे स्कूल कैसे पहुँचते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो बच्चे कह रहे हैं कि स्कूल पहुँचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब देखिए बच्चे कैसे जंगलों से होते हुए स्कूल जा रहे हैं। और यहाँ पर बच्चों के लिए प्रश्न है कि क्या कभी तुम किसी घने जंगल या ऐसी किसी जगह से गुजरे हो, अगर हाँ तो कहाँ पर। अब है बर्फ़ पर चलते। ये देखिए उत्तर की पहाड़ियाँ हैं, यानी कि जो हिमालय पर्वत है वहाँ पर इस तरीके की बर्फीली पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो वहाँ के बच्चे स्कूल कैसे पहुँचते हैं। बर्फ़ पर चलते बच्चे, देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं। मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर, हम हाथ पकड़कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं, अगर बर्फ़ जमी हो तो फिसल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये बर्फ़ वाले इलाकों की बात हो गई कि वहाँ बच्चे बर्फ़ पर चलते हुए स्कूल पहुँचते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के जो बच्चे हैं वो कैसे स्कूल पहुँचते हैं। उत्तराखंड ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, यानी कि जो उत्तराखंड है वहाँ पर पहाड़ पाए जाते हैं। तो हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदान या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, लेकिन हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। तो देखिए कैसे बच्चे पहाड़ी रास्तों से जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अध्यापक के लिए है कि स्कूल पहुँचने के लिए बच्चों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न साधनों पर चर्चा करें। और ये सारी चीज़ें हैं, मतलब बच्चों से बातचीत करने का एक तरीका इस पुस्तक में बताया गया है। अब हम अगले चैप्टर पर बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो चैप्टर है इसका नाम है नंदू हाथी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, यहाँ से हर साल कुछ ना कुछ प्रश्न बनता ही है, चाहे वो फैक्ट के रूप में हो या चॉइस करने के रूप में हो। मतलब कथन दे दिए जाते हैं और आपको ये चुनना होता है कि कौन से कथन सही है या कौन से हाथियों के बारे में गलत है। तो इस तरीके से कई तरीके से यहाँ पर प्रश्न बनता है नंदू हाथी से। चलिए इस चैप्टर को पहले पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि ये चैप्टर इस तरीके से बनाया गया है कि आपको फैक्ट रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, याद नहीं करनी पड़ेंगे, क्योंकि आप इसे एक कहानी की तरह जब देखेंगे, इस चैप्टर को समझेंगे, तो आपको जो फैक्ट है वो खुद ब खुद ही याद हो जाएंगे। अब देखिए ये है नंदू। नंदू नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोली। कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। उसे लगा कि वह स्लेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े से जंगल में है। उसने अपनी आंखें घुमाई, फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। ओह, ये तो अम्मा है। जिसे वह भूरा स्लेटी जंगल समझ रहा था, वह उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थी। सूरज आसमान में चमक रहा है, उसकी गर्मी अब तेज होने लगी है। नानी माँ, देखिए इस जो शब्द है नानी माँ, इस पर आप गौर करिएगा
कि नानी माँ यहाँ पर क्यों कहा गया है। मम्मी पापा भी हो सकता था, लेकिन देखिए यहाँ पर नानी माँ क्यों कहा गया है, अब ये आपको आगे पता लगेगा। कि नानी माँ ज़ोर से चिंघाड़ी, वे इस झुंड में सबसे बड़ी है, वे जंगल की तरफ चल दी, बाकी सभी हथनियों। अब देखिए यहाँ पर हाथी शब्द प्रयोग में नहीं आया है, ये हथनियों आया है यहाँ पर, यानी कि फीमेल एलिफेंट। हथनियों ने नानी माँ को जंगल की तरफ जाते देखा तो वे सब भी उनके पीछे चल दी, और नंदू भी। अब देखिए नंदू यहाँ पर शब्द हाथी के लिए इसलिए प्रयोग में आया है क्योंकि वो जो हाथी है वो छोटा बच्चा है। अभी एक बच्चा है, वो बड़ा हाथी नहीं बना है, और वो अपनी नानी माँ के साथ रह रहा है, और साथ में और भी हथनियाँ रह रही हैं। अब देखिए आगे है कि जंगल पहुँचते ही यह झुंड बिखर गया। वे सभी अपने मनपसंद पत्तों और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो गए। कुछ देर बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। सब बच्चे पानी में खेलने लगे। कुछ बड़ी हथनियाँ नदी किनारे मिट्टी में लेट गईं। अब यहाँ से भी देखिए कि जो हथनियाँ थी वो मिट्टी में क्यों लेटी, ये भी फैक्ट आपको आगे चैप्टर में पता लगेगा कि यहाँ पर ये बात क्यों कही गई है। अब देखिए यहाँ से आता है इम्पोर्टेंट चीज़, कि क्या तुम जानते हो। ये आपको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में या आपके जो नोट्स हैं उनमें, कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ठीक है, यानी कि एक जो बड़ा हाथी होगा वो कितने पत्ते खाएगा, 100 किलोग्राम पत्ते खाएगा, और ये बहुत कम आराम करता है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोएगा, और इसे पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। अभी आपने पीछे देखा था कि जो नदी किनारे मिट्टी थी, यानी कि गीली मिट्टी जिसे हम कीचड़ भी कह देते हैं, उसमें हथनियाँ लेट गई थी। तो क्योंकि हाथी जो होता है उसे पानी और कीचड़ कीचड़ से खेलने में बहुत मज़ा आता है। इससे क्या होता है, उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं, और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। तो यहाँ पर जो सारे पॉइंट हैं ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला तो ये कि जो हाथी है वो 100 किलोग्राम पत्ते खाएगा, आपको एक लाइन में ये लिख लेना है। उसके बाद आपको लिखना है कि 2 से 4 घंटे सोएगा। उसके बाद पानी और कीचड़ से खेलेगा, और अपने कान से हवा करेगा। ठीक है, तो ये आपको 4 लाइन अपने नोट्स में ऐड करनी है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि नंदू कितना है, सिर्फ 3 महीने का है, और उसका वज़न कितना है, 200 ग्राम, 200 किलोग्राम, सॉरी 200 किलोग्राम का है 3 महीने का हाथी। और पत्तियाँ कितनी खाएगा बड़ा हाथी, 100 किलोग्राम। तो आपको 100 किलोग्राम 200 किलोग्राम इनमें कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है, आपको इनको अलग अलग एक फैक्ट के रूप में याद करना है। अभी आगे और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं हाथी से रिलेटेड, वो हम देखते हैं। देखिए, खेल खेल में नंदू ने अपने साथियों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा। उसने सोचा, मैं बहुत छोटा हूँ। मैं बहुत छोटा क्यों, क्योंकि वो कितना है, 3 महीने का है अभी। कहीं ये सब मेरे ऊपर न गिर जाए। वह उनके पास नहीं गया, और धीरे से अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया। अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ धकेला, मानो उसे पानी में खेलने के लिए कह रही हो। नंदू धीरे से पानी की तरफ चल दिया। उसे तो पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसके दोस्त भी पानी में ही थे। पानी के पास पहुंचते ही पानी का एक फव्वारा नंदू के सिर पर गिरा। नंदू पूरा भीग गया। उसने देखा यह उसके दोस्तों की शरारत थी। वह मुस्कुराकर पानी से खेलने लगा। आगे है कि सूरज डूबने से पहले ही झुंड फिर से जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में पहुंचते पहुंचते नंदू बहुत थक गया। वह दूध पीते पीते अपनी अम्मा के पैरों के बीच में सो गया। अब देखिए यहाँ से एक जो आपकी नोट करने वाली चीज़ है वो स्टार्ट होती है, कि तुमने पढ़ा कि जो नंदू हाथी है वो अपने झुंड के साथ रहता है। अब हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ होती हैं और बच्चे होते हैं। तो आपने अभी ऊपर देखा था कि बच्चा है, यानी कि नंदू हाथी जो है तो वो मेल हाथी, लेकिन वो भी छोटा है, 3 महीने का है। तो यानी कि वो बच्चा है, इसलिए वो हाथियों के झुंड में है, और उसमें कौन होंगी, हथनियाँ होंगी। यानी कि उसकी अम्मा थी, उसकी नानी माँ थी, तो ये सारी फीमेल थी, इसलिए झुंड में थी। झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होगी वो ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं।
यानी कि जो हाथी होगा वो हमेशा अकेले रहेगा। इसके अलावा जो हथनियाँ होती हैं वो झुंड में रहती हैं और साथ ही उनके बच्चे भी उनके साथ होते हैं। और नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वो अपना झुंड छोड़ देगा। अब देखो यहाँ पर आपको क्या नोट करना है। सबसे पहले तो ये कि झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे होंगे। सबसे बुज़ुर्ग हथनी नेता होती है। 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होंगे एक झुंड में। और 14 से 15 साल के होने पर हाथी अपना झुंड छोड़ देगा और अकेले रहने लगेगा। हाथी की तरह कुछ जानवर समूह में एक साथ रहते हैं। ऐसे समूह को झुंड कहते हैं। यानी कि जो जानवर समूह में रहते हैं उनको क्या कहते हैं, झुंड कहते हैं। और ये सभी जानवर मिलजुल कर काम करते हैं। काम जैसे कि खाने की तलाश में घूमना, खेलना, नहाना, ये सारे काम वो साथ में मिलकर करते हैं। अब देखिए कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि नीचे कुछ जानवरों के नाम दे दिए जाते हैं और फिर ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन से ऐसे जानवर हैं जो झुंड में रहते हैं। तो आपको ऐसे जानवरों के नाम पता होने चाहिए जो झुंड में रहते हैं, और ऐसे जानवर जो अलग रहते हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। अब देखिए आगे इसमें क्वेश्चन है और अभी देखते हैं इसमें और क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए नीचे एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि क्या आप जानते हो हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की, यानी कि अपने साथियों की मदद करते हैं और बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। तो देखिए हाथी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सारे यहाँ पर हमने डिस्कस किए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।